नमस्कार। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये सेकंड चैप्टर है, इसमें हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। भारतीय संविधान की उत्पत्ति एवं विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व पारित किए गए नियमों और अधिनियमों में खोजा जा सकता है। इन्हें दो समूहों में श्रृंखलाबद्ध किया जा सकता है। कंपनी का शासन 1773 से 1858। 1776 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के उपरांत इन्हें दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद आरंभ हुआ। दूसरा है क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक। 1857 के विद्रोह के बाद आरंभ हुआ। आगे है भारतीय संविधान की उत्पत्ति। भारतीय संविधान की उत्पत्ति का इतिहास और महत्वपूर्ण विकास क्रम। 1600 व्यापारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का आगमन। 1765 शाह आलम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिए गए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। 1813 चार्टर एक्ट। 1833 चार्टर एक्ट। 1853 चार्टर एक्ट। फिर हुआ 1857 का विद्रोह। फिर उसके बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम। फिर 1861, 92 और 1909 के हैं भारत परिषद अधिनियम। फिर 1919 में आया भारत शासन अधिनियम और फिर 1932 में कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट। फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम और फिर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इनको विस्तार से देखते हैं। पहले है कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास। कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास। सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इसमें है बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। केंद्रीय प्रशासन का प्रारंभ हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए अनिवार्य किया गया कि वह भारत में इसके राजस्व, प्रशासन और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट भेजे। 1774 में फोर्ट विलियम में पहले सुप्रीम कोर्ट बहुत कम शक्तियों के साथ का गठन किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। शासन की दोहरी व्यवस्था, जिसमें वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल लागू की गई। कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और मजबूत बनाकर कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया गया। अगला है चार्टर एक्ट 1813। भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, चाय और अफीम, इसे ही चीन के साथ बोलते हैं। अफीम का व्यापार चीन के साथ होता है। चाय और अफीम के व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। विज्ञान और शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए। भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक प्रावधान किया गया। अगला है चार्टर एक्ट 1833। केंद्रीयकरण की दिशा में पहला कदम बढ़ाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया।
इस अधिनियम का एक अन्य नाम सेंट हेलेना एक्ट भी है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों अर्थात कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता के प्रस्ताव को लागू करने का असफल प्रयास किया गया। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया गया। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। अगला है चार्टर एक्ट 1853। पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को अलग-अलग किया गया। इसीलिए इसे भारतीय संसदीय व्यवस्था का आरंभ माना जाता है। भारतीयों को प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई। केंद्रीय विधान परिषद यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल होने की अनुमति दी गई। अब आगे है ब्रिटिश या क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन संवैधानिक विकास। इसमें है पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत पर शासन के भार को कंपनी से हटाकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पदनाम दिया गया। भारत के राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद का सृजन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके दोहरी व्यवस्था का अंत किया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861। विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत करते हुए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की शक्तियों को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की शक्तियों को पुनः बहाल किया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। बंगाल, पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषदों का गठन किया गया। अगला एक्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया। विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया, जैसे कि बजट पर चर्चा करना आदि। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे मोर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। विधान परिषदों के सदस्यों की शक्तियों के दायरे का विस्तार किया गया, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, जैसे कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला है
भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। उत्तरदायी सरकार की शुरुआत यहीं से हुई। प्रांतीय स्तर पर डायरकी। प्रांतीय स्तर पर डायरकी अर्थात द्वैध शासन का आरंभ हुआ। शासन के विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजन किया गया। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, लेकिन सीमित मताधिकार के साथ। सिख, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया। तीन सूचियों संघीय, प्रांतीय और समवर्ती, तीन सूचियां बनाई गई। प्रांतीय स्तर पर डायरकी व्यवस्था को समाप्त कर इसे केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। वंचित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। वंचित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय न्यायपालिका का गठन किया गया। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश शासन का अंत। वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद की समाप्ति और संविधान सभा को संविधान के निर्माण तथा उसे अपनाने या अंगीकरण करने की शक्ति दी गई। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने की छूट दी गई। आगे है, अब शुरू हुआ संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्रम विकास। 1906 पहली बार स्वराज की मांग में संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को शामिल किया गया। 1934 एम.एन. रॉय द्वारा पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग को आगे बढ़ाया गया। 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। 1940 अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। 1942 क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकृति दी गई, परंतु मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकृत कर दिया। 1946 मुस्लिम लीग की असहमति के बावजूद कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। नवंबर 1946 कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। फिर है 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे एकमत से 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित। इससे संविधान सभा में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बना दिया गया। इसे विधायी निकाय बना दिया गया। गणेश
वासुदेव मावलंकर की अध्यक्षता में, तथा यह स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। मुस्लिम लीग के सदस्यों पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्र से संबंध द्वारा संविधान सभा को छोड़ने के बाद इसका सदस्य संख्या कम होकर इसकी सदस्य संख्या कम होकर 299 रह गई। 26 नवंबर 1949 संविधान का प्रारूप तैयार कर उसे पारित किया गया। इसमें प्रस्तावना या उद्देशिका 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां शामिल थी। 26 जनवरी 1950 इस तारीख को भारत के संविधान के आरंभ की तारीख यानी कि लागू होने या अस्तित्व में आने की तारीख कहा गया है। इस तारीख को इसीलिए चुना गया क्योंकि लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत, शांति एवं लोक कल्याण को बढ़ावा, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों तथा वंचित वर्गों के लिए रक्षोपाय। यह संविधान की उद्देशिका का आधार बना। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी शक्तियों का स्रोत जनता में निहित है। संविधान सभा की संरचना। सदस्य संख्या, कुल संख्या कुल 379, 389 कुल 389 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, जबकि 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। आंशिक रूप से नामित तथा आंशिक रूप से निर्वाचित। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को देशी रियासतों के राजाओं या राज प्रमुखों द्वारा नामित किया गया था, जबकि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से चुना गया था। अन्य संबंधित तथ्य। इसमें भारत के सभी सामाजिक वर्गों के लोग शामिल थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी तथा आंग्ल भारतीय। महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे। अब इसमें है संविधान सभा की समितियां। प्रमुख या बड़ी समितियां हैं 8, लघु या छोटी समितियां हैं कुल 15, इसमें से 2 प्रमुख हैं। पहली है वित्त एवं स्टाफ समिति और दूसरी है भाषाई प्रांतों से संबंधित समिति। और प्रमुख या बड़ी समितियों में है संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रारूप समिति, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एडवाइजरी या परामर्श समिति, अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग या संचालन समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य NG अयंगर, AK अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, SM सादुल्ला, N माधवराव, BL मित्रा के स्थान पर और TT कृष्णामाचारी DP खेतान के स्थान पर। एडवाइजरी या परामर्श समिति, इसकी 5 उपसमितियां हैं। मूल अधिकार JB कृपलानी अध्यक्ष। अल्पसंख्यक मामले HC मुखर्जी अध्यक्ष। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों तथा असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित उपसमिति, अध्यक्ष GD बारदोलोई।
अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के क्षेत्रों को छोड़कर संबंधित उपसमिति एवी ठक्कर। उत्तर पश्चिमी सीमांत जनजातीय क्षेत्र संबंधित उपसमिति। अब है भारतीय संविधान सभा की आलोचना। प्रतिनिधात्मक संस्था नहीं, आरंभ में संप्रभु संस्था नहीं, संविधान तैयार करने में बहुत अधिक समय लगा, कांग्रेस का प्रभुत्व, राजनीतिज्ञों और वकीलों का अधिक प्रभाव, हिंदू समुदाय का वर्चस्व। थैंक यू।